ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल दूसरे पड़ाव पर हम आ गए जी। 9:30 का वक्त हुआ चाहता है और अब जरा खबरों को और रफ्तार देते हैं और आपको पहले अनंतनाग लिए चलते हैं जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की है, क्योंकि फिल्म शूटिंग के दौरान कल रात देर गए इतला ये आई थी कि चंद पत्थर लगाए गए हैं और क्रू को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। अगरचे इंतजामिया ने पहले रात देर गए डाउन प्ले किया था इस खबर को, लेकिन उसके फौरन बाद इंतजामिया हरकत में आई और अब खबर रसाई इदारे ANI के मुताबिक पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर FIR दर्ज कर दी है और FIR की छानबीन के दौरान एक शख्स की गिरफ्तारी की गई है जिस पर यह इल्ज़ाम है कि उसने कल फिल्म के दौरान खलल डाला, पथराव करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की है और ये कार्रवाई क्रू पर पथराव के पेश नज़र में की गई है। साउथ कश्मीर अनंतनाग का ज़िला है जी, यहाँ पर यह कार्रवाई हुई है और अनंतनाग पुलिस के मुताबिक 18 सितंबर को फिल्म शूटिंग जो पहलगाम के अंदर चल रही थी, आज भी है और रात देर गए तक ये शूटिंग भी वहाँ चल रही थी। वहाँ पर पत्थर लगाने की खबर सामने आई, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई और जो आदमी जो पथराव कर रहा था उसको उसकी शिनाख्त हुई। उसके बाद उसे बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस के सामने लाया गया और फिर ये मामला जो है वह आगे बढ़ा और पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर इस मामले में एक FIR दर्ज की है, FIR नंबर 77/2022। फिल्म शूटिंग के दौरान 18 सितंबर को क्लोजिंग के वक्त जब आखिरी सीन चल रहे थे, 7:15 का वक्त था, कुछ मुश्तबे अफराद की तरफ से क्रू पर पत्थर चलाने की खबरें सामने आई और जिसके बाद हुकूमती सतह पर इदारे जो वो मुतहरिक नज़र आए और FIR दर्ज करके उस शख्स की पहचान कर दी गई है जिसे CCTV में कैद किया गया था फ़ोटो। तो फिलहाल खबर अनंतनाग से, जहां पर फिल्म शूटिंग के दौरान पथराव की खबर सामने आई है। तो चलिए नाजरीन, ये थी अनंतनाग के हवाले से। अब जरा सरहदी जिला राजौरी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर एक गैर मकामी शख्स की लाश को पाया गया है, जहां पर वो लटकी हुई लाश पाई गई। उसके बाद ही मकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने इस सिलसिले में लाश को अपनी तहवील में ले लिया और फिलहाल तिबी और कानूनी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद उन्हें लवाकिन के हवाले किया जाएगा। आपको बताती है सुंदरबनी राजौरी का इलाका, जहां पर मध्य प्रदेश जो खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के एक शख्स रमेश श्री, जिनकी उम्र 35 साल बताई जाती है, झुग्गी इलाके में उनकी लाश जो है वो लटकी हुई पाई गई है। जो वहां पर वो किराए में रहता है वहां पर उसकी लाश पाई गई, तो उसके बाद ही पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस ने इस सिलसिले में लाश को अपनी तहवील में ले लिया और फिलहाल कानूनी और तिबी लवाजमात मुकम्मल हो रहे हैं उसको अपनी तहवील में लेकर और उसके बाद ही उन्हें अपने लवाकिन के हवाले किया जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास। जमशीद, क्या कुछ अपडेट है? खबर आ रही है कि एक गैर मकामी शख्स की लाश बरामद हुई है। गौरी, गैर मकामी शख्स मजदूरी की गर्ज से सुंदरबनी के इलाके में था, जहां इसकी आज पुरसरार हालत में फंदे से लटकी हुई डेड बॉडी मिली है, जिसके बाद पुलिस ने इस लाश को अपनी तहवील में ले लिया और पोस्टमार्टम करने भेज दिया, जहां इसकी शनाख्त रामश्री के बतौर हुई है। उम्र 35 साल, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उसके बाद इनकी डेड बॉडी पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दी और जहाँ इसके मेडिकल करने के बाद डेड बॉडी इसके वारसन के हवाले की जाएगी। गौर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। ये थे जमशीद मलिक, तफसात फराम कर रहे थे। एक शख्स की जो लटकी हुई लाश बरामद हुई है, पुलिस ने लाश को फिलहाल अपनी तहवील में ले लिया और तिबी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद उन्हें अपने लवाकिन के हवाले किया जाएगा। अब जरा बढ़ते हैं आगे। बात अब जरा दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है कि कल दिल्ली के अंदर वजारत दाखिला के अंदर एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के कामकाज का जायजा लिया गया और साथ ही साथ जो जदीद हथियारों के हवाले से बात की जा रही कि अब जम्मू कश्मीर पुलिस को मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए उन्हें जदीद हथियार से लैस किया जाएगा और इस सिलसिले में जो तजवीज़ पेश की गई थी वजारत दाखिला को, इस सिलसिले में कल एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ है और इस सिलसिले में अब खबर आ रही है कि अब अगले माली साल के दौरान जो जदीद हथियारों की बात की गई थी, जदीद हथियारों की खरीदारी की बात की गई थी, 248 करोड़ रुपए जो मंजूर करनी थी, अब जो माना जाता है कि ज़रा के हवाले से खबर आ रही है कि अब उससे अगले माली साल के दौरान उससे मंजूर करके जम्मू कश्मीर पुलिस को जदीद हथियार से लैस किया जाएगा।
चलिए जनाब, दिल्ली की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दाखिला वजारत के अंदर पुलिस तकर्री हुआ और उन्हें अगली नशस्तों पर कैसे जाना है, इस पर भी हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे। पहले हमने आपको बताया कि हाई पावर कमेटी जो दाखिला वजारत के अंदर हुई है वो ऑनलाइन हुई है और पुलिस मॉडर्नाइजेशन के हवाले से जॉइंट सेक्रेटरी की सरबराही में मीटिंग हुआ। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा पुलिस के एक और फैसले की करते हैं कि दाखिला वजारत की तरफ से रात देर गए जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक और बड़ा फरमान भी जारी हुआ है। और पुलिस बयान के मुताबिक मरकजी वजारत दाखिला ने एलोकेट किया जी 2009 का बैच 5 IPS अफसरों को और 2010 का बैच 7 IPS अफसरों को। मजीद 32 इंडक्शन होंगी, यानी 32 लोगों को तरक्की से नवाजा जाएगा और इस सिलसिले में स्टेज जो है वो फाइनल चला गया है। किसी भी वक्त दाखिला वजारत की तरफ से इस बात का ऐलान जो है वो किया जा सकता है। कल की जब हम अहम तरीन नशिस्तों पर नज़र डालते हैं तो साउथ कश्मीर के अंदर जो DIG रैंक के अफसर थे उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर CBI के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है, यानी फिलहाल वो 5 साल CBI के अंदर रहेंगे। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स ने 2009 और 2010 के बैच को अलॉट कर दिया है जी 12 अफसरों को जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने रिसेंटली इंडियन पुलिस सर्विस में इंडक्शन हुआ था। 5 अफसर जो है वो 2009 के होंगे और 2010 के अंदर भी अफसरों की तैनाती जो है वो इस तरीके से होगी। 5 IPS अफसर जिन्हें अलॉट किया गया 2009 का बैच, उनमें शक्ति कुमार पाठक, डॉक्टर मोहम्मद हसीब मुगल, जावेद अहमद कोहली, शेख जुनैद महमूद और शेख महराज राथर। और इसी तरीके से 7 IPS अफसर जिन्हें एलोकेट किया गया 2010 का बैच, उनमें डॉक्टर अजीत सिंह, अल्ताफ अहमद खान, हसीबुर रहमान, विवेक गुप्ता, अब्दुल कयूम, निशा निटियाल और जावेद इकबाल मट्टू है। और ये सारे 1999 बैच जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस के थे, अभी इन्हें अलग अलग कर दिया गया और इनकी सीनियरिटी और दीगर मामलों को ये ध्यान में रखने की बात दाखिला वजारत की तरफ से कही गई है। जुलाई 2021 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 28 जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस अफसरों को IPS में क्लियर करने के हवाले से अपनी शक्ल दे दी गई थी। मजीद 14 का इंतज़ार था और अब ये 14 जो है वो मज़ीद बढ़ सकती है, क्योंकि मज़ीद लोगों को इस दायरे में लाना है। खुद जो है वो वज़ारत दाखिला की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि 32 मज़ीद इंडक्शनें जो है वो एडवांस स्टेज में है और बहुत जल्द इस सिलसिले में ऑर्डर जारी किया जा सकता है। बढ़ते हैं जी आगे, बात अब ज़रा तालीम की करते हैं, क्योंकि पुलिस अफसर आप तब बनेंगे जब आपकी बेसिक मजबूत हो और बेसिक मजबूत के लिए तालीम का पहिया चलता रहे। और तालीम के पहिए को चलाने के लिए कई अहम और बड़े फैसले लिए गए, जहां एग्जामिनेशन शेड्यूलों को तरतीब दिया गया। और वहीं पर अब खबर ये है कि यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर UAC अडॉप्ट करने के बाद जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है उन बच्चों के लिए जिन्हें माइग्रेट करना है, यानी श्रीनगर से उन्हें दिल्ली आना है, जम्मू से उन्हें पंजाब जाना है और अदर स्टेट्स के अंदर जब जाना है, अदर प्रोविंस में जाना है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माइग्रेशन के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाए और कम किया जाए। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर अब खबर ये आ रही है कि अफसरों की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर वेरिफिकेशन प्रोसेस को शुरू करने के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ताहम ये सारी चीज़ें जो है ये एंटायरली ऑनलाइन चलेंगी। यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर के निफाज के बाद जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन की तरफ से शेड्यूल जारी कर दिया गया किस तरीके से माइग्रेशन जो बच्चों की है इसको कराया जाए, ताकि वो बच्चे जो है वो आगे जाकर आगे पढ़ सकें और आगे वो काम कर सकें। इस सिलसिले में 10वीं 11वीं और 12वीं के हवाले से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और बोर्ड की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर बात रखी गई है और इस सिलसिले में पर कैंडिडेट 580 रुपया चार्ज किया जाएगा और सेट क्राइटेरिया कर दिया गया कि कैसे ये सब कुछ करनी है, क्योंकि पूरा ऑनलाइन है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, साहिल इकबाल इस वक्त हमारे साथ है। चलिए जी, साहिल इकबाल के साथ राब्ता कट गया है जी फिलहाल इस खबर के साथ कि अब ऑनलाइन ये पूरा निज़ाम चलेगा 2022-23 के हवाले से। अगर आपने माइग्रेशन करनी है तो आप स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर लॉगिन करेंगे और तहसील डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी इसी तरीके का बंदोबस्त जो वो किया गया है और आपकी माइग्रेशन जो है उसके लिए आपने 580 रुपया प्रिस्क्राइब्ड फीस भरना होगा और इस तरीके से फिर आपको बताया ब्रीफ किया जाएगा कि क्या कुछ आगे
करना है। तो ये तो जनाब स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से बड़ी बात और बड़ी खबर थी, क्योंकि यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर के निफाज के बाद बहुत सारे बच्चे अब 10वीं के बाद 11वीं 12वीं पढ़ने के लिए बाहर आते हैं, या 12वीं के बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स या अदर स्कूल्स ज्वाइन करने के लिए बाहर आते थे। उन्हें 8 से 9 महीने का वक्त लग सकता था, लेकिन अब ये पूरा यूनिफॉर्म सिस्टम हो गया है और ऑनलाइन सिस्टम करने की बात कही जा रही है। अब जरा आज के दिन की भी बात बताते हैं। गौहर कुछ आपको बताएंगे कि आज का दिन श्रीनगर के अंदर क्यों अहम है, क्योंकि सिल्वर स्क्रीन 30 साल के बाद श्रीनगर के अंदर दोबारा दस्तक दे रहा है। नाजरीन, बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर के हवाले से, खासकर वादी कश्मीर में श्रीनगर जिले के अंदर आज मल्टीप्लेक्स सिनेमा का आज वो चालू होगा और LG मनोज सिन्हा बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह करेंगे। आज 11 बजे के करीब वहां पर एक तकरीब मुनक्कद होगी। काफी सिक्योरिटी जोन है सुनवार का इलाका, जहां पर ये मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल का आज बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। और आज इफ्तिताही तकरीब के दौरान लाल सिंह चड्ढा फिल्म की स्क्रीनिंग भी होगी, जहां पर LG खुद वहां पर मौजूद होंगे। इफ्तिताही तकरीब के दौरान वो खुद फिल्म भी देखेंगे। और उसके बाद ही ये भी कहा जा रहा है कि 30 सितंबर से बाज़ाब्ता तौर पर डेली शोज वहां पर इस सिनेमा हॉल में होंगे और डेली बेसिस पर अब जो भी अब कोई फिल्म देखना चाहेंगे तो बाज़ाब्ता तौर पर बाहर चस्पा पोस्टर होंगे। उसके साथ ही कौन सी फिल्म किस डेट पर होगी, कितने बजे होगी, बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल मुरतब किया जाएगा। उसके बाद ही लोग वहां पर फिल्म 30 सितंबर से देख सकते हैं। और मल्टीप्लेक्स सिनेमा की अगर हम बात करेंगे तो 520 अफराद की कैपेसिटी है, यानी कि एक साथ में 520 लोग वहां पर बैठ सकते हैं। और उसका आज से बाज़ाब्ता तौर पर इस सिनेमा हॉल का इफ्तिताह किया जाएगा। अच्छा, अभी याद रखिएगा, इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब शोपियान चले गए थे, वहां पर भी एक सिनेमा का इफ्तिताह किया था। और आज शहर श्रीनगर के अंदर सिल्वर स्क्रीन की दस्तक होगी और बाज़ाब्ता तौर पर शोज जो है वो 30 सितंबर से वहां पर चलाए जाएंगे। लेकिन तब तक क्या बंद रहेगा? आज की इनॉग्रेशन के बाद तो जो मालिकान है उनकी तरफ से कहा गया कि सिनेमा तो एक हिस्सा है, दरअसल और भी फन के जो और भी कुछ चीज़ें जो है वो मैसर रखी गई है। जो लोग यहाँ पर तफरीह के लिए आना चाहते हैं वो आकर खुद भी जो है वो देख सकते हैं। तो श्रीनगर के अंदर आज का दिन सिल्वर स्क्रीन के हवाले से इंतहाई अहम दूसरी बड़ी कोशिश है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की, तफरीह के मराकज़ को खोल दिया जाए। देखना होगा कि कितना कामयाब वहाँ पर सरकार की तरफ से वहाँ कितना ये अभियान जो है वो कामयाब होगा, क्योंकि देखना होगा कि लोग कितने यहाँ की ओर रुख करेंगे। तो बहरहाल 11 से 11:30 बजे के बीच आज मल्टीप्लेक्स जो है उसका इफ्तिताह होगा और बाज़ाब्ता तौर पर सिल्वर स्क्रीन वहाँ पर शुरू करेगा अपना काम। चलिए जी, अब आते हैं जी एक और अहम और बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। जनाब, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की वक्फ काउंसिल एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड का क़याम जम्मू कश्मीर के अंदर नफाज में आ चुका है और लगातार एक के बाद एक और ऑर्डर जो है वो जारी किया जाता है। गुज़श्ता दिनों जहां एक ऑर्डर जारी हुआ था जिसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ था, वहीं पर रात देर गए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से एक और ऑर्डर जारी कर दिया गया है। और ये ऑर्डर जो है वो दस्तार बंदियों के हवाले से किया गया है। और वक्फ बोर्ड के ने इस बात की वजाहत की कि बोर्ड के तहत मुंसलिक सभी इदारे, चाहे वो खानकाहें हैं, बुक्काजात हैं, मस्जिदें हैं और दरगाहें हैं, वहाँ पर सरकारी जो वहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स जाते हैं, सियासी लोग जाते हैं, उनकी दस्तारबंदियाँ की जाती ही थी, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और वक्फ एक्ट का हवाला दे दिया गया है जिसके तहत ये साफ कर दिया गया है कि सभी इदारे जो वक्फ के साथ मुंसलिक हैं उन पर यह लाजमी करार दिया गया है कि वो किसी भी सियासी जमात के रहनुमा की दस्तारबंदी नहीं करेंगे। यह ऑर्डर कब आया? जब गुज़श्ता दिनों फारूक अब्दुल्ला पहले मखदूम साहब श्रीनगर चले गए थे, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद की दस्तारबंदी दरगाह हज़रत बल में हुई थी। और कल रात देर गए वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन के दस्तखत से ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं जिसके तहत यह साफ कर दिया गया है कि अब किसी भी सियासी लीडर की दस्तारबंदी यहाँ पर नहीं होगी। और अगर दस्तारबंदी होगी वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की होगी जो गैर सियासी होंगे और जिन्होंने इल्म फ़न के अंदर अपना लोहा मनवाया और मजहबी पेशवा होंगे। और उस सिलसिले में भी सबसे पहले उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर वक्फ बोर्ड के साथ ये राब्ता करना होगा, उसके बाद ही वो वहाँ पर कर सकते हैं। तो पहले मखदूम साहब की ज़ियारतगाह पर
जो गैर शरई तौर पर पैसा लिया जा रहा था उस पर पाबंदी, उसके बाद जो पेटियां लगाई गई थी उनको हटाया गया। उसके बाद ये तीसरा बड़ा फैसला है जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन की तरफ से लिया गया है कि अब दस्तारबंदियां आस्थानों पर नहीं होंगी, और दस्तारबंदी अगर होगी तो वो सिर्फ मजहबी पेशवा की होगी। सियासत से पाक रखने की कोशिश की जा रही है इन इदारों को, इन बुकाजात को, इन खानकाहों को। इस पर अब रिएक्शन आना शुरू हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद सागर ने इस ऑर्डर को मज़ाहिका खेज करार दिया है। कहा कि सईद अली हमदानी जब यहाँ आए थे तो दस्तारबंदी की रिवाज को उन्होंने आम कर दिया था, और वक्त दरअसल किसी और मिशन पर है और यहाँ पर किसी और चीज़ को मुतारफ करने की कोशिश की जा रही थी। इसके मुतबादिल में जब आप खंगालेंगे सोशल मीडिया को तो वक्फ बोर्ड के इस फैसले को सही डायरेक्शन में सही कदम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड आहिस्ता आहिस्ता करके इन इबादत गाहों को सियासत से पाक रखना चाहता है, इन इबादत गाहों के अंदर ट्रांसपेरेंसी को कायम करना चाहता है, दरअसल ये शफाफियत की एक कदम है। और यही वजह कि कई लीडर इससे नाराज लग रहे हैं, क्योंकि सियासी दुकानें इन इदारों से चलाने की कई बार आज तक कोशिशें हुई है, जिस पर वक्फ बोर्ड ने अब ताला चढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि कब तक यह ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा और कितने प्रेशर के बाद इसको हटाया जाएगा। फिलहाल जितने भी ऑर्डर्स वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन की तरफ से जारी किए गए हैं पिछले 3-4 महीनों के दौरान, उन पर सख्ती के साथ काम भी हो रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि काफी प्रेशर्स एंड पुल्स उन पर आ चुके होंगे, क्योंकि सियासी नवियत का मामला था। और आज ये बड़ा फैसला दस्तारबंदियों को लेकर है, जहां पर वक्फ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि किसी भी सियासी शख्स की दस्तारबंदी आस्थानी आलियाओं पर, दरगाहों पर, खानकाहों पर और मस्जिदों के अंदर नहीं होगी जो वक्फ के साथ मुंसलिक है, सिर्फ और सिर्फ मजहबी पेशवाओं की होगी। वहां पर भी जो एडमिनिस्ट्रेटर कंसर्न है उनके साथ सलाह मशवरा होगा, जिसके बाद ये काम किया जाएगा। तो चलिए नाजरीन, ये थी वक्त के हवाले से खबर। अब जरा बढ़ते आगे, बात जरा करेंगे महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के हवाले से। इस सिलसिले में अगरचे इंतजामिया की जानिब से पहले ही इसे खरी झंडी दिखा दी, लेकिन कल बाज़ाब्ता तौर पर LG की जानिब से इस हवाले से हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है, जहां पर ये छुट्टी यानी कि 23 सितंबर को बाज़ाब्ता तौर पर महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है आम तातीरात जम्मू कश्मीर के अंदर। और अब जब ये छुट्टी का ऐलान कर दिया गया तो मुख्तलिफ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, उनके लीडर जावेद राना की जानिब से कल भी इस हवाले से LG इंतजामिया की तनकीद की गई है, इस पर एतराज़ात भी उठाए गए। और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर की जानिब से जो है इस पर मजीद जो है बात की गई। उन्होंने कहा कि जो LG इंतजामिया है ऐलान करने ये बीजेपी वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस पर वोट बैंक की सियासत कर रही है, और साथ ही साथ इंतजामिया पर भी सवाल उठाए। कहा कि सरकारी तातीरात का ऐलान करने में सिलेक्टिव अप्रोच किया गया है इंतजामिया की जानिब से, जहां पर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की छुट्टी को मनसूख कर दिया, उसको खत्म कर दिया गया और महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। ये सिलेक्टिव अप्रोच है, जहां पर इंतजामिया को निशाना बनाया NC की जानिब से, वहीं पर भाजपा को भी वोट बैंक की सियासत करने का इल्जाम लगाया है। बीजेपी की वोट बैंक सियासत तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इतनी ओपनली सियासी तासुब का मुजाहरा करती है तो दुख होता है। आपने 13 जुलाई की छुट्टी कैंसिल कर दी, आपने शेर कश्मीर की छुट्टी कैंसिल कर दी, ये बोल के कि बहुत सारी छुट्टियां हैं, लेकिन उसी पेन से आपने एक और बर्थ एनिवर्सरी की छुट्टी दे दी। क्या इससे सियासी तासुब का मुजाहरा नहीं हो रहा है? जमहूरियत में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो ऐसे फैसले करती है, लेकिन यहां तो एक नॉन इलेक्टेड लोग ऐसा फैसला ले रहे हैं। शेर कश्मीर की लेगेसी है। शेर कश्मीर दीवारों पे टंगे हुए पिक्चरों की तरह नहीं है जिसपे धूल है और कोई साफ करने वाला नहीं है। शेर कश्मीर दिलों में रहते हैं। शेर कश्मीर की फाइट अगेंस्ट ऑटोक्रेसी, शेर कश्मीर का नया कश्मीर प्रोग्राम, शेर कश्मीर का लैंड टू टिलर एक्ट, वो हमेशा दिलों में था, दिलों में है और दिलों में रहेगा। शेर कश्मीर को छुट्टी की जरूरत नहीं है, वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों के। चलिए जनाब, ये तो थी बात जनाब महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर 23 सितंबर को जिसे डिक्लेयर किया गया है। कल बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर जारी कर दिया गया है
और तनकीद बन गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब। कहा गया कि मनोज सिन्हा साहब की तरफ से ये बात साफ की गई थी कि बहुत सारी छुट्टियां और इस तरीके से नहीं होगा, और एक और छुट्टी का इजाफा आज कैसे किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बरहम नजर आ रही है क्योंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के हवाले से छुट्टी को कैंसिल, 13 जुलाई की छुट्टी कैंसिल, और अब 23 सितंबर को छुट्टी होगी। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया। बहरहाल आज पूरे दिन इस पर सियासत भी होगी, लेकिन जरा बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं होशियारी की और खबरदारी की। होशियार और खबरदार रहिएगा क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से तेजी के साथ फैलाव हो रहा है, उसी तेजी के साथ साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है, और साइबर पुलिस की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ऑनलाइन लोन ऐप से होशियार रहे, साइबर पुलिस की तरफ से कहा गया है। एसपी साइबर पुलिस की तरफ से 3.5 मिनट की क्लिप जारी कर दी गई है, जिसके तहत यह वाजिया कर दिया गया है कि किस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड की जाती है और किस तरीके से लोगों को ठग कर आसान शरह पर पहले कर्जे देने की बात होती है और बाद में उन्हें उसी कर्ज को डबल ट्रिपल दिखाया जाता है, जिसकी वजह से वो परेशानियां हाल भी रहते हैं। सीधे श्रीनगर सईद इरफान फाजिल इस बड़ी खबर पर हमारे साथ है क्योंकि ऑनलाइन साइबर क्राइम को लेकर पिछले कई महीनों के दौरान एसपी क्राइम साइबर क्राइम जो है वो लगातार सामने आए। पहले भी एक वीडियो उन्होंने जारी किया कि किस तरीके से होशियार रहना, और कल ये जो सॉफ्ट लोन्स वाले ऐपों की बात हुई है, इसमें कहीं ना कहीं तार चीन के साथ भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और यह साफ कर दिया गया है कि किस तरीके 5,000, 10,000, 15,000 लो इंटरेस्ट वाले लोन की बातें होती है और बाद में पता लगता है कि अकाउंट पर डाका पड़ा है। सीधे श्रीनगर चलेंगे। सईद इरफान फाजिल बताइएगा, कल जो क्राइम डिपार्टमेंट जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है संदीप चौधरी साहब, कल उन्होंने 3.5 मिनट की क्लिप एक बार फिर जारी कर दी है जिसमें कई वजाहतें की गई हैं। क्या हम ये समझे कि साइबर क्राइम लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है, मुल्क में तो है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को बाखबर करने के लिए पुलिस की अनोखी पहल है जिसको सराहा भी जा रहा है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? बहुत बहुत शुक्रिया गवर साहब। जहां तक साइबर डिपार्टमेंट का ताल्लुक है या साइबर क्राइम का ताल्लुक है, क्योंकि अब जमाना स्मार्टफोन्स का है और स्मार्टनेस के साथ साथ अब स्मार्ट कल्प्रिट्स भी सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जो एप्लीकेशंस है इन्हें हम चाइनीज एप्लीकेशंस कहेंगे, जिसे ऑलरेडी काफी टाइम पहले जो है कुछ डिपार्टमेंट्स ने इसे बैन भी कर दिया था इंडिया में। जबकि हमने देखा कि ये जो साइबर एक्टिविटी, जो साइबर क्राइम हो रहा है, खास तौर पर इसमें हैरेसमेंट कंप्लेंट्स हो रही है साइबर पुलिस स्टेशन को लेकर। आए रोज हम देख रहे हैं कि कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस जो है लोग डाउनलोड करते हैं जिसमें मनी फ्रॉड्स के मामलात नजर आते हैं, लोन के मामलात नजर आते हैं, बाइंग एंड शॉपिंग के मामलात नजर आते हैं। इनफैक्ट अगर देखेंगे तो लास्ट टाइम हमने देखा कौन बनेगा करोड़पति हो या व्हाट्सएप लॉटरी हो, ये दोनों चीजें चली, और कश्मीर में भी इस तरह के इवन सेक्सटॉर्शंस की अगर मैं बात करूं, इसमें भी अब जो है साइबर क्राइम जो है दिखने लगा है, क्योंकि अब एक इस वक्त ऐसा कोरोना इम्पैक्ट कर रहा है, इसका असर कर रहा है। कुछ लोगों को कॉल करता है व्हाट्सएप के जरिए और उसके बाद उन्हें कुछ ऐसी अश्लील तस्वीरें दिखाने के बाद उन्हें हैरास करता है और बोलता है कि इस पर अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम जाहिर सी बात है ये वीडियो लीक कर देंगे। मगर साथ ही साथ जहां तक डिटेल्स का ताल्लुक है गवर साहब, आधार, पैन या कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट जो है उससे शेयर नहीं करना है, क्योंकि इजी लोन के जब मामला चलते हैं 10,000, 5,000, 15,000 तो कोई भी तैयार हो जाता है। उसके बाद जो ही ये डिटेल शेयर हो जाती है तो ऑटोमेटिकली डेटा ट्रांसफर या उसका पैसा जो है उसके अकाउंट से निकल जाता है, जिसके बाद में वो परेशान हो जाता है और साइबर को कांटेक्ट करता है। इससे बेहतर यह है जिस तरीके से हमारे सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस संदीप चौधरी जी ने जो बताया 3.39 मिनट्स की जो वीडियो क्लिप है, उसमें लोगों को उन्हें अवेयर किया, क्योंकि उन्हें बताया कि कंप्लीटली अगर हम देखेंगे जिस तरीके से कल्प्रिट्स को लेकर बात करें तो उनके पीछे जो है शिकंजा कसने के लिए साइबर क्राइम रेडी है, मगर लोगों की कॉपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोगों का ताउन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात है कि अवेयर रहना है। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन अगर लिंक आता है या कुछ भी आ जाता है उसे क्लिक नहीं करना है विदाउट वेरिफिकेशन, और कोई भी ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है जिसमें आपको खामियाजा भुगतना पड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे, जल्दी से कुछ और खबरें आपके सामने रखनी है और बात करते हैं तसादुम आराइयों की। और ये तसादुम आराइयाँ जो हैं ये जानवरों के साथ हो रही है, जिसे आप मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए अब इंतज़ामिया भी मुतहरिक हो गई है, और ख़बर आ रही है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने जॉइंट कंट्रोल रूम बनाने की बात कही है, ताकि कम से कम इस तरीके की तसादुम आराइयाँ हो और कम से कम लोगों का जानी और माली नुकसान वहाँ पर हो। और ये
जो पूरा मामला था ये दरअसल एक सिंपोजियम सेमिनार था जिसके अंदर ये सारी तजवीज़ें दे दी गई है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर अब इस मामले को देखते हुए कि जैसे हमने देखे कि बालू, शेर और दीगर चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर देखने को मिलते हैं और जिसकी वजह से फिर काफ़ी नुकसान भी होता है, तो उसमें अब फैसला लिया गया है कि जनाब एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी जो कैंपा है, कैंपा के तहत कई प्रोजेक्टों को हाथ में लिया जाएगा। अर्बन और सेमी अर्बन इलाकों के अंदर काम किया जाएगा ताकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, हैवानात के साथ जिस तरीके से तसादुम आ रहा है इंसानों की हो रही है, इसमें कमी आए। डाटा क्या कुछ कह रहा है, साल 2006 से साल 2022 तक 234 लोग मारे गए जी इस वजह से कि जानवरों ने हमला किया, दरिंदों ने हमला किया और खूनखार जानवरों के हमले के अंदर 2918 लोग जख्मी हुए जी इसी एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। और डेथ्स जो हुई हैं 2011 से 2020 के दरमियान उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। 2018 में 8 लोग जो हैं वो मारे गए, चाहे वो जिस भी जानवर ने हमला किया हो, लेकिन 18 में 8 लोग मारे गए और फिर ये बढ़ा जी 11 लोग मरे उसके बाद 2019 में, फिर ये और बढ़ा और रेस्पेक्टिवली ये 13 से 14 हर साल मरने की खबरें जो है वो आती रही है। तो इस तरीके से लॉस हमारा एक तरफ से हो रहा है कि जंगली जानवरों को बाद में गोली मारनी पड़ती है, एक तो वो लॉस हो रहा है, दूसरा इंसानी जानों का ज़िया होना क्योंकि लगातार ये हमले कर रहे हैं। अब इंतज़ामिया ने क्या कुछ किया, उनका मानना है कि एफॉरेस्टेशन का प्रोग्राम भी हम हाथ में लेंगे और साथ साथ हम ये कोशिश करेंगे कि सूरत हाल को मज़ीद बेहतर कैसे बनाएं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है ये कम से कम हो और न तो इंसानों का नुकसान हो और ना ही जानवरों का नुकसान हो। इसलिए जॉइंट कंट्रोल रूम बनाने की बात कही गई है। ये जम्मू के अंदर भी काम करेगा और कश्मीर के अंदर भी साइमल्टेनियसली ये काम करेगा। तो नाजरीन सईद रूफ फारूकी इस पर हमारे साथ है जी। जी नाजरीन, सईद रूफ फारूकी श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए। रूफ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वादी के मुतअद्दिद इलाकों में जिस तरह से जंगली जानवरों का हमला, हमने नॉर्थ कश्मीर में 2 रोज कबल भी देखा है कि छोटी बच्ची की जान चली गई है। इस सिलसिले में अब जो है महकमे वाइल्ड लाइफ की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ मजीद अपडेट है, तफसीलात है इस हवाले से? मामला है जंगली जानवरों का इंसानों पे हमला करना और हर साल ये मामले सामने आते हैं। कुछ दिन पहले की बात करें, उड़ी में एक बच्ची को जंगली जानवर ने खाया, तो एक जामिया पॉलिसी बनाने की बात कही है महकमे वाइल्ड लाइफ ने, क्योंकि आपको याद होगा कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने इस मामले को खुद इंटरवेन किया था और महकमे को कहा था कि ऐसी हिकमत अमली बनाया जाए ताकि एक तो जंगली जानवरों के जो वो श्रीनगर या अर्बन एरियाज का रुख ना करे या गांव देहात का रुख ना करे और दूसरा कि इंसानी जान भी जाया ना हो जाए। तो इस पे वाज़ेह तौर पर गवर्नमेंट ने सीरियसली इस सारे मामले को लिया था और डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई थी। अब जो वर्कशॉप लिया गया है उसमें कहा गया कि एक जो हिकमत अमली है वो बनाई जाएगी कि किस तरह इन सारे मामला को रोका जा सकता है। जैसे कहा गया कि एफॉरेस्टेशन की बात की, जंगलात का कटाव जो है वो एक बड़ा रीजन है, एक बेसिक रीजन है कि जब जंगलात खत्म हो गए तो ये जो जंगली जानवर है इन्होंने बस्तियों का रुख किया और जब इनको कुछ खाने को नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि ये अपनी भूख मिटाने के लिए इस तरह के जो है जो वाक़े अंजाम देते हैं, यानी इंसानों पे हमला करते हैं या जानवरों को खाते हैं। मगर 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें कि एक बड़ा मामला जो है वो फॉरेस्ट का कटाव है, वो क्योंकि अभी भी रुक नहीं पा रहा है और अभी भी जंगल का कटाव हो रहा है, जहाँ सरकार कह रही है कि हम इन सारी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं मगर हो रहा है। दूसरा कि मेन जो पॉइंट है इसमें महकमे के पास जो मेन पावर है वो बहुत कम है, क्योंकि अभी कुछ जिम्मेदारों के साथ मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि टोटल कुछ लोग ही है अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करें जो इस महकमे में है और जो इस सारे मामला को देख रहे हैं। तो जब तक मेन पावर आप बढ़ा नहीं पाएंगे तब तक तो जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे, जो भी हिकमत अमली आप बनाएंगे, वो हिकमत अमली काम नहीं कर पाएगी। उस हिकमत अमली को बरोकार लाने के लिए आपको मेन पावर बढ़ाने की जरूरत है, वो बड़ा मसला है। और पिछले कई सालों से ये मामला जो है सरकार के पास जेर गौर है कि महकमे वाइल्ड लाइफ में मेन पावर को बढ़ाया जाएगा, मगर अभी तक ऐसा कोई हतमी फैसला इस हवाले से नहीं लिया गया है, जिस वजह से जो भी जिम्मेदारान है वो कह रहे हैं कि कितना हम कंट्रोल कर सकते हैं। और आए रोज मुख्तलिफ इलाकों से हमें फोन कॉल रिसीव होते हैं कि जी इस इलाके में लेपर्ड देखा गया है या कोई और जंगली जानवर देखा गया है। तो ये मुख्तलिफ इलाकों में यही सिचुएशन है। तो इसके लिए बड़ा यह है कि हिकमत अमली आप बनाइए, आप
महकमे को जिम्मेदार तो जरूर बनाइए, और सबसे बड़ा मसला जो है कि मेन पावर को बढ़ाने की जरूरत है, जो अभी तक नहीं हो सका और पिछले कई सालों से ये सरकार के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस मयार पर चली गई है। फिर आपको बताएंगे कि किस तरीके से सूरत हाल बैनुल-अक़वामी सतह पर उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि एक हल्के जलजले के झटके महसूस हुए हैं। खेल की दुनिया में भी आपको लिए चलेंगे और कांग्रेस का हाल अहवाल भी आपको सुनाएंगे कि सदारती इंतखाब के हवाले से क्या कुछ हो रहा है। छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं।